Hello everyone, I welcome you all to Major HS Classes Balnoi Academy. I am Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज हम करने वाले हैं PYQ which is your previous year's question paper CDS1 2024. तो जब से ये एग्जाम हुआ है we see different opinions coming out कि ये पेपर चेंज हो गया है, पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस हैज चेंज, कंटेंट हैज चेंज, नेचर ऑफ क्वेश्चन हैज चेंज. So we'll see we'll cover our geography questions which came in CDS1 2024 and we'll analyze कि exactly क्या change हुआ. Is it the depth of the questions asked, the nature of the questions which is being asked, syllabus में कोई changes हुए हैं, exactly क्या changes हुए हैं अगर कोई change हुआ है तो. So we move on to the questions now. This is your PYQ for UPSC CDSE geography. All right. The first question that we see over here is a very interesting question on जोरवे कल्चर. तो पहला स्टेटमेंट आता है इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण को डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, महाराष्ट्र में है और कोंकण डिस्ट्रिक्ट में इतना नहीं है. सेकंड, प्रावरा गोदावरी वैली जो हमारी है इसमें इनका न्यूक्लियर जोन था. बिल्कुल ठीक बात है. थर्ड इज द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर which we don't think is very true. Shifting एग्रीकल्चर क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. एक जगह आपने फार्मिंग की, वहां से छोड़ के दूसरी जगह चले गए, आप यू क्लियर्ड अ पैच ऑफ लैंड, फार्मिंग की, मूव टू दी नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड. ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये हमें एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलता है. वी डोंट गेट टू सी इट ओवर हियर एंड दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये बिल्कुल ठीक है. सो 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट. ठीक है. So this is a very interesting question, not a usual UPSC question. Okay, एक पूरे उनको उठा के पूरा कल्चर ही पूछ लिया. वैसे मालवा कल्चर के साथ डेवलप हुआ था जोरवे कल्चर, बट yes again a very unexpected question. Next जो हम देखते हैं which is the topic that is global dimming. So see, पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब टॉपिक्स तो बहुत पूछे जा चुके थे, बहुत पुराने हो चुके. सो दिस टाइम वी सी अ न्यू टॉपिक कमिंग अप व्हिच इज ग्लोबल डिमिंग. अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है बिकॉज़ सी एस्पिरेंट्स मस्ट हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस यहीं पर कि ग्लोबल डिमिंग तो मैंने कभी नहीं सुना, मुझे नहीं पता क्या होता है. ग्लोबल डिमिंग बेसिकली डिम होना, लाइट्स जैसे डिम हो जाते हैं, कम हो जाती हैं, वैसे डिम हो गई हैं लाइट्स. सो ग्लोबल डिमिंग मतलब ग्लोबल लेवल पे डिमिंग ऑफ लाइट्स कैसे हो सकता है? फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है. रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेन इसका कोई कनेक्शन नहीं है. रेज ऑफ टेम्परेचर, नाउ दिस इज रेलेवेंट क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है मतलब हीट बढ़ी है, हीट बढ़ी मतलब लाइट भी बढ़ी होगी, राइट? तो रेज तो नहीं हो सकता पर अगेन बिकॉज रेज विल हैव इट रॉन्ग. ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, बच गया आपका ये. फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स. फॉल ऑफ टेम्परेचर हुआ है मतलब फॉल ऑफ लाइट हुआ है, फॉल ऑफ लाइट हुआ है तो डिमिंग हुई है. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. राइट, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ग्लोबल वार्मिंग को छोड़ के इस बार थोड़ा सा नया ट्विस्ट देके ग्लोबल डिमिंग पूछा है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच इज योर क्वेश्चन मैप क्वेश्चन. ठीक है, टिपिकल मैप क्वेश्चन आया है, कुछ खास मुश्किल नहीं आई है इसमें लोगों को ज्यादातर. और ये पूछा अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है. अरेबियन पेनिनसुला न्यूज में बना रहता है, मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट्स चलती रहती हैं. इंडिया भी ट्राई कर रहा है छाबार पोर्ट ईरान को एक्सेस करने का. ऑयल फील्ड्स तो जो पेट्रोलियम सुप्रीमेसी है वो तो है ही. सो दिस ऑब्वियसली इज ऑलवेज इन न्यूज, करंट अफेयर्स. मैप कुवैत बिल्कुल है, ओमान बिल्कुल है, आपका जॉर्डन दिस इज इन न्यूज बट नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. ये आप देखते हो डेड सी, वहां जाके जॉर्डन है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये तो. और यमन तो है ही है. सो योर करेक्ट जो आपका इसमें करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी. ये मार्क करना है क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है एंटार्क्टिका से. सो सी कॉन्टिनेंट से क्वेश्चंस आते रहते हैं अलग अलग, जो अफ्रीका के बारे में कि वहां से कौन सी जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है, कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करता है, सहारा, अदर थिंग्स. कॉन्टिनेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं. अंटार्कटिका से कम आते हैं क्योंकि वहां ज्यादा कुछ है नहीं. हाउएवर इस बार आया, लेट्स सी. अंटार्कटिका इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन. एवरेज एलिवेशन क्या होता है? एवरेज एलिवेशन का मतलब है जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, सबकी हाइट अलग अलग होती है, उनकी एक एवरेज हाइट निकालते हैं. वैसे ही जो इसकी पीक्स हैं, जो हाई पॉइंट्स हैं, उनका एक एवरेज हाइट हमने निकाला है.
एलिवेशन और ऑल्टीट्यूड इज डिफरेंट, ऑलवेज रिमेंबर। ऑल्टीट्यूड आपके सरफेस से काउंट होता है हाइट तक, और एलिवेशन आपका सी लेवल से काउंट होता है हाइट तक। सेकंड आपका पूछा है माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, बिल्कुल ठीक है। नाउ यू सी देयर इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वन सो यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू नो कि एवरेज एलिवेशन क्या चीज होती है, एंड दे आल्सो एक्सपेक्ट यू टू नो द फैक्ट्स। सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्ट्स दोनों को मिला के एक बैलेंस क्वेश्चन, एंड बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर बिल्कुल करेक्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे तो क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स पे कंपैरेटिवली कम आते हैं, मगर इस बार वी सी अ क्वेश्चन आया है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपको पूछा है कि जो कि स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स है, सबसे बड़ा जो ना इसका काफी बड़ा स्ट्रेच में फैला हुआ है। नीलगिरी इज क्वाइट पॉपुलर फॉर दैट, एंड यस वी हैव इट इन द ऑप्शंस। नीलगिरी 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ऑल्सो नीलगिरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत इंटरेस्टिंग बायोस्फीयर रिजर्व है। सीधे नीलगिरीज में आप देखेंगे एक शोला फॉरेस्ट नाम का एक फॉरेस्ट होता है, बेसिकली एक स्टंटेड श्रब लैंड इसको कह सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था अबाउट नीलगिरी शोला फॉरेस्ट, यहाँ भी हो सकता है उसका एक थोड़ा सा डाइल्यूटेड वर्जन है, थोड़ा सा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक नीलगिरी ताहर नाम का एक एनिमल है, एक हिरन समझ लीजिए, इट्स अ गजेल, इट्स अ टाइप ऑफ एन एंटीलोप, जो कि शोला फॉरेस्ट में पाया जाता है। इट इज एंडेमिक टू ओनली दिस एरिया, यही ये इसका घर है और कहीं नहीं पाया जाता है। सो दीज आर सर्टेन फन फैक्ट्स अबाउट नीलगिरी। प्लीज मार्क ऑल दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑन अ मैप ऑफ इंडिया, डू लर्न इट एंड डू रिवाइज इट बिफोर द एग्जाम। ऑल दी योर नेशनल पार्क्स, wildlife sanctuaries and biosphere reserves, all 3 things, take 3 maps, plot them, learn them, keep revising and definitely revise before the exam. Okay, next question हम देखते हैं हमारा, which of the following is not correctly matched। ठीक है, चलो देखते हैं। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। तो नाहर तो हरियाणा में सबको पता होगा, ठीक है। आपका ये जो कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये दोनों तो करेक्ट हैं। फिर आती है आपकी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। नाउ कंफ्यूजन हुआ है इसकी वजह से, एंड यही इनकरेक्टली मैच्ड है। आई टेल यू हाउ। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामनगर एरिया में है, जो कि उत्तराखंड में है। तो बहुत लोगों को लगा कि रामनगर तो उत्तराखंड में ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, मगर हम नेशनल पार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि हमारे कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो यहाँ उत्तराखंड नहीं होना चाहिए, इसलिए दिस इज इनकरेक्टली मैच, और हमको नॉट करेक्टली मैच ही पूछा था, एंड दैट इज व्हाई योर ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा है लक्षद्वीप आइलैंड्स। व्हाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट के बाद में जो दिल्ली गवर्नमेंट और से वहाँ की जो मालदीवियन गवर्नमेंट है उनके बीच में जो एक्सचेंज हुआ, जिसकी वजह से लक्षद्वीप आइलैंड्स वर क्वाइट इन न्यूज, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, बट इस टाइप का आएगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सो वी सी सम ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। होता क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, दीज आर द 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया, ठीक है। और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट प्रीवियसली क्वेश्चंस इस तरीके के आते थे कि which channel separates the Lakshadweep and the Maldivian islands, which channel separates Andaman from Nicobar Islands, कार निकोबार कहाँ है, लिटिल निकोबार कहाँ है, लिटिल अंडमान कहाँ, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। इस बार हम देख रहे हैं कि उस आइलैंड के अंदर वहां का जो स्टेपल्स है, जो फूड है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उस पे क्वेश्चन आया है। विल चेक द क्वेश्चन। स्टेटमेंट पहला है प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, और किस चीज की प्रोडक्टिविटी, कोकोनट प्रोडक्शन की, ठीक है। वहां पर 2 ही मुख्य सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हैं, पहला है फिशिंग, पर कैपिटा फिशिंग हाईएस्ट है वहां पर, बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है। दूसरा कोकोनट प्रोडक्शन, और वहां के कोकोनट फेमस हैं सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट होने के लिए। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है, और ऑयल कंटेंट जो है वहां पे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इमेजिन, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
एंड दिस इज नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन की वजह से काफी जो एस्पिरेंट्स से परेशान हो गए हैं। मगर सी अभी क्योंकि वो डिटेल्स मांगने, मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की डिटेल्स, वहाँ जो ट्राइब्स हैं, वहाँ की जो लोकल ज्योग्राफी है, वेजिटेशन है, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अगर हम कोई बेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेवल बेस में, ये सारी चीजें। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर आइलैंड्स के ऊपर। सी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। जैसे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स होते हैं, ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स होते हैं, वैसे आपके मरीन लैंडफॉर्म्स होते हैं, जिसमें से बैरियर आइलैंड एक मरीन लैंडफॉर्म है। तो स्टेटमेंट्स दिए, पहला, दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स, ठीक बात है, एंड दे आर लोकेटेड ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट, लगून्स और शैलो मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड्स फ्रॉम द मेन लैंड। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फार में दिक्कत आई थी, ये डिस्कस करेंगे। सच लोकेशंस आर हजार्डस फॉर सेटलमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी अगर वहां पर कोई सुनामी जैसा कुछ अगर मोशन होता है ओशन में, या कोई भी से वेव्स, टाइड्स, कभी भी कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फ्लडिंग होती है, तो ऑब्वियसली आप सेटल तो ऐसी जगह नहीं करना चाहेंगे। अब आते हैं वर्ड फार पे। फार फ्रॉम द कोस्ट का क्या मतलब है? फार फ्रॉम द कोस्ट का मतलब है कि ये जो भी आइलैंड्स हैं, ये बहुत जो मेन लैंड है उससे कटे हुए होते हैं। अब कुछ लोगों को लगा कि फार मतलब ये बोल रहे हैं कि एकदम फार, मिडल ऑफ द ओशन, वो नहीं हुआ है ये बोलना। सी अवे वुड हैव बीन अ मोर सूटेबल वर्ड, ओके, इससे कंफ्यूजन नहीं होता, प्रॉब्ली द एम वाज टू कंफ्यूज यू। ऑलराइट, सो फार का मतलब ये है कि मेन लैंड से डिस्कनेक्टेड है, दूर हैं, मगर बहुत दूर हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ओके, तो दीज आइलैंड्स आर ऑफ कोर्स फार, बट यहाँ फार का मतलब वो वाला फार नहीं है। सो सी एड्स अ लिटिल लिटिल आई वुड से कंफ्यूजन, और थोड़ा वेग कर देता है स्टेटमेंट को, बट वी कंसिडर इट टू बी करेक्ट, एंड ऑप्शन होगा आपका डी, विच इज 1, 2 and 3। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर ज्योग्राफी सिलेबस, एंड उसी में से एक क्वेश्चन आया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। लेट्स सी क्वेश्चन क्या आया है। सो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पे क्वेश्चन है, आपको ये टाइप रिकॉग्नाइज करना है। पहला स्टेटमेंट है दीज आर हाई। ओके, हाई से मतलब है सिरो तो आएगा ही आएगा, सिरो जहां भी आ गया दैट मीन्स दीज आर हाई क्लाउड्स। ओके, तो वी सी सिरो क्लाउड्स सिर्फ बी में और डी में, तो सी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, राइट, या तो सिरो होगा या ये सिरो होगा। लेट्स सी नेक्स्ट इज दे आर थिन पफी। पफी क्लाउड्स कौन से होते हैं? क्यूमुलस क्लाउड्स। लेट्स सी, सो सिरो स्ट्रेटस ये नहीं होगा, सिरो क्यूमुलस, यस, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अ टिपिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से स्पेसिफिकली अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एक एक्सपेक्टेड नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा चेंज नहीं देखते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्योंकि अगर इवन इफ जस्ट यू कैन रिकॉग्नाइज हाई एंड पफी, यहीं से आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन which is about drainage pattern. See, drainage pattern, major rivers of India, major dams of India, major lakes of India, ये जो कुछ topics हैं, these comprise one very important unit of your geography syllabus, उसी में से question आया है drainage pattern पे। So let's check out the question. Drainage pattern, आपको एक characteristics दिए हैं 3, और आपको recognize करना है कौन सा drainage pattern है। First thing, it represents the most common pattern. ज्यादातर जो रिवर्स होती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसी पैटर्न में बहती हैं, सो दैट इज अ हिंट। सेकंड इज इट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, अ मैप और एरियल फोटोग्राफ में दिखेगा वेन्स ऑन अ लीफ। क्या मतलब है इसका? वेन्स कैसे होती हैं? एक सेंट्रल वेन होती है लीफ में, देन ऐसे उसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है, और जो रिवर्स ऐसे बहती हैं उनको हम कहते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न में बहने वाली रिवर्स। अ वेरी बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगेन यू सी वी डू नॉट सी एनी चेंज इन द सिलेबस और द पैटर्न और नेचर और दिस दैट। अ फ्यू क्वेश्चंस हैव बीन ट्विस्टेड अ लिटिल, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिमेन द सेम। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बात करता है गेटवे सिटीज. नाउ दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, दिस नॉट अ नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करने वाला क्वेश्चन. वी सी अ डिफरेंट क्वेश्चन दिस टाइम. गेटवे सिटीज अगर आपने अलग से भी नहीं पढ़ी है, गेटवे ऑफ इंडिया से आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते थे कि मुंबई जैसे किसी शहर की बात हो रही है, गेटवे सिटी है वो, ठीक है. तो वी रीड आउट द स्टेटमेंट्स नाउ. अ सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक्स इट अ लिंक बिटवीन वन कंट्री और अदर्स. मुंबई में और क्या हो रहा है, विच वॉज अर्लियर कॉल्ड एज बॉम्बे. हमेशा जो भी लोग, जो फॉरेनर्स आए थे, मुंबई हैज ऑलवेज बीन दैट कैपिटल सिटी, राइट. उसकी वजह से इट हैज ऑलवेज, इवन टुडे, वो एक एज ए लिंक सर्व करती है इंडिया और बाकी के कंट्रीज के बीच में. A gateway city exercises control over large area because it commands the entry and exit. बिल्कुल, आज भी हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई. ब्रिटिश टाइम्स पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी ये. मोस्ट गेटवे सिटीज आर पोर्ट्स, मुंबई भी बिल्कुल पोर्ट है. ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इजिली क्रैक कर सकते थे आप अगर गेटवे को देखकर इंटिमिडेट नहीं हुए. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, दिस इज रिगार्डिंग रिवर meanders. तो मैंने बताया था लैंडफॉर्म, सेकंड क्वेश्चन आया लैंडफॉर्म से. दिस इज योर रिवराइन लैंडफॉर्म. तो meanders के बारे में पूछा है. पहला, इट इज अ यू शेप्ड बेंड इन अ रिवर. तो जैसे रिवर ऐसे फ्लो करती है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये यू शेप दिख रहा है आपको, दिस इज अ meander. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बेसिक एनसीईआरटी नॉलेज चाहिए, कोई एडवांस बुक भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज एन एक्सट्रीमली टाइट meander इज कॉल्ड अ gooseneck. ठीक है. एंड इट इज लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ और ऑक्सबो लेक. बिल्कुल, ऑक्सबो लेक्स कैसे होते हैं, मान लीजिए रिवर यहाँ ना फ्लो करके ऐसे फ्लो करने लग जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाएगा एंड दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्सबो लेक. ओके. थर्ड स्टेटमेंट इज टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलोंग इट्स meandering कोर्स प्रोड्यूसिंग इंसाइज्ड एंड एंट्रेंच्ड meanders. बिल्कुल ठीक है, तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही. वेरी इजी, वेरी एक्सपेक्टेड, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन जो पैटर्न को फॉलो करता हुआ क्वेश्चन आया है. ओके, सो डू नॉट गेट अननेसेसरीली स्कैर्ड कि पता नहीं क्या हो गया इस बार, तो क्या ही आ जाएगा पेपर में. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन स्टिल फॉलो द सेम पैटर्न. हाउएवर कुछ क्वेश्चंस हैं वेयर वी सी कि हाँ कुछ चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा सा जो है पैटर्न को चेंज करने की कोशिश तो हुई है, राइट. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमिडिटी के ऊपर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन योर ज्योग्राफी सिलेबस विच इज आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ऑलराइट, तो हम कवर करेंगे इसमें. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि इस टेम्परेचर पे ये पैकेट ऑफ एयर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि अभी कितना होल्ड कर रहा है. ठीक है, पहला इफ टेम्परेचर इज गिवन, ठीक है, इफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज गिवन, ठीक है, इफ बोथ टेम्परेचर्स एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आर गिवन. बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जानने के लिए. तो ऑप्शन सी वेरी इजी, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपको ह्यूमिडिटी के बारे में पता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कैसे होती है, ऊपर फिर क्या उसकी लैप्स रेट होती है, कैसे बादल बन रहे हैं, कैसे बारिश आ रही है, बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है. कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नोट्स बनाए हैं, याद किया है, रिवाइज किया है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन आया है. अब ये क्वेश्चन कुछ लोगों को लगा होगा कि ओहो बहुत ही पता नहीं क्या फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया. बिल्कुल इजीली आप क्रैक कर सकते थे. कैसे? जो कोएपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं और अक्सर कंफ्यूजन होता ही रहता है. मगर जिसने बेसिक भी पढ़ा है ना कि ए बी जो सी ऐसे करके जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, बी में आते हैं डेजर्ट्स. तो आप देखेंगे स्टेपी तो नहीं होगा, डेजर्ट ड्राई, ठीक है, टुंड्रा वो भी नहीं होगा, मीजोथर्मल वो भी. डेजर्ट ड्राई क्लाइमेट एक ही दिया है और जाहिर सी बात है यही होगा. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने कभी बस खोल के भी देखा है कोएपन क्लाइमेटिक कंडीशंस तो आपको आराम से ये क्वेश्चन आ जाएगा. ओके, सो अगेन वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट, कोई ट्विस्ट ट्रिक्स कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा नेशनल वाटरवे 2. सी एयरवेज, वाटरवेज,
आपके जो लैंड रूट्स हैं इन पे अक्सर क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। ऑलराइट, अभी जो क्वेश्चन आया नेशनल वाटरवे नंबर 2 के ऊपर, ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा इनमें से नेशनल वाटरवे 2। पहला है दी गंगा हल्दिया प्रयागराज, ये तो आपका नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टापुरम कोलाम, ये आपका नेशनल वाटरवे 3 है, ठीक है। दी ब्रह्मपुत्रा सदिया धुबरी, ये है आपका नेशनल वाटरवे 2 और ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, ठीक है, गोदावरी कृष्णा वाला। सो बिल्कुल आपको पूछा है नंबर 2 और नंबर 2 है आपका ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। अगेन वेरी फैक्चुअल, सीधा मैप क्वेश्चन आया है, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, ठीक है। सो सी मेजॉरिटी अभी भी कुछ बदला नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में वी सी की चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड में हम देखते हैं कि सी देयर आर वेरियस लैंड यूज कैटेगरी। सो जो इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी के सिलेबस में एग्रीकल्चर में, जिसमें आप पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स कहाँ कहाँ उगती हैं, कैश क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, ये सब चीजें। तो आया इस बार लैंड यूज कैटेगरी से क्वेश्चन है कल्चरेबल वेस्टलैंड के ऊपर, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो अलग अलग लैंड्स होती हैं, फैलो, अदर देन से करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, और आपका ये कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो फैलो होती है जिसपे अभी 1 साल से खेती नहीं हुई है। अदर देन दैट जो फैलो होता है वो होता है आपका जिसमें 1 साल से 5 साल के तक खेती नहीं हुई, और अगर 5 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक किसी जमीन पे खेती नहीं होती है, उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। कि कल्चरेबल तो है, लैंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मगर कल्चर कोई कर ही नहीं रहा है, उसको कल्टीवेट कोई कर ही नहीं रहा है, इसलिए वो वेस्टलैंड है। सो दिस इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। सो लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फैलो इन लास्ट 4 years, नो। Land that has been left fallow between 1 and 2 years, no. Land that has been left fallow for less than 1 year, बिल्कुल नहीं। Land that has been left fallow for more than 5 years, so it's cultivable, cultivation हो सकता है but cultivation किया नहीं जा रहा है, that's why it is a wasteland. Alright, so ये थे आपके सारे questions ज्योग्राफी में CDS 1 2024 में। So you must have realized कि जो majority जो questions हैं कुछ खास change नहीं हुआ, but there are certain questions where we see that फैक्चुअल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मिक्स करके पूछा है, आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक को मिक्स करके पूछा है। जैसे लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप वाज इन न्यूज बट क्वेश्चन क्या आया उसका स्टैटिक पार्ट से। सो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में, कोशिश करें उसका जो स्टैटिक जो ज्योग्राफी है वो भी आप पढ़ें। अगर साइक्लोन आया तो मोर देन लर्निंग द नेम ऑफ द साइक्लोन और साइक्लोन में कितने लोग मर गए, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड, ये सब चीजें। सो ऑलवेज फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट ऑफ व्हाट इज इन करंट। करंट तो पता होना चाहिए मगर द स्टैटिक बिहाइंड इट, बिकॉज जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं स्टैटिक प्लस करंट, ठीक है, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो एक हेल्दी मिक्स है विच इज आई थिंक इज अ वेलकम चेंज, हाउएवर यू विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। अब बात करें अगर हम प्रेपरेशन की, प्रेपरेशन कैसे करनी, पहली बात मैप क्वेश्चंस बिल्कुल शुड बी ऑन योर टिप्स। परचेज a good number of maps, start plotting major dams, major rivers, major mountains, plateaus, passes, जो इंटरनेशनली हर जो से बाल्कन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, अरेबियन पेनिनसुला है, तो ये जो सारी चीजें, मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि मैप क्वेश्चंस 2 से 3, 2 से 4 एट टाइम्स क्वेश्चंस लगभग हर पेपर में आ ही रहे हैं। सो फोकस ऑन योर मैप क्वेश्चंस। सेकेंड थिंग, डू पे अटेंशन टू डिटेल्स। आप अगर डिटेल्स को इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो you'll फेस डिफिकल्टीज एक्चुअल में जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे। थर्ड थिंग, रीड योर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली, ओके, बिकॉज देयर आर सर्टेन ऑप्शन जो अगर आप ढंग से पढ़ ही लेते, थोड़ा लॉजिक लगा लेते तो भी हो जाते थे। जैसे वी सॉ गेटवे कंट्रीज वाला टॉपिक जो था और ग्लोबल डिमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो डू नॉट लूज फेथ, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ऑलराइट। अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, स्टिल गिव इट अ रीड विदाउट पैनिकिंग। So do not panic, take it easy and prepare well. I wish you all the best. Good luck. Thank you.